सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं चार। अगर डिवाइडेशन अगर चार डिवीजन में अगर किया जाए तो उस कंडीशन में हमको ये जानने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक अपने आप में अभी बदलता हुआ रूप है, क्योंकि पहले के जमाने के जो मीटर्स थे वो एनालॉग मीटर्स थे और अभी एनालॉग मीटर्स की जगह डिजिटल मीटर ने ली है। तो इस पे से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो डिजिटल का जो दौर है अभी शुरू है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में डिजिटल की डिजिटल की जिसको हम डिजिटल को पीछे छोड़ के और कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। और वो आने के लिए थोड़ा टाइम है, क्योंकि जैसा कि एनालॉग कम से कम 100-150 साल चला, उसके उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुई तब जाके इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ये सभी बातें आई, जो डिजिटल हम जिसको बोलते हैं डिजिटल इरा। सो अभी देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस डिजिटली है। जैसे आपका वॉच ले लीजिए, डिजिटल है। उसके बाद में जहां जहां पे पहले जो आपका रेडियो रहता था, रेडियो में एनालॉग स्केल दी रहती थी, अभी वही वही एनालॉग स्केल की जगह डिजिटल स्केल ने ले ली है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी भी है, क्योंकि एनालॉग एनालॉग में जो एक्यूरेसी लेवल है वो कम है आज कंपेयर टू डिजिटल। तो इसलिए लोगों ने डिजिटल को एक्सेप्ट किया और ये काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये थी बात हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिवाइडेशन की। तो मैं बता दूं कि अगर आपको सही से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझना है तो आपको बेसिक को समझना पड़ेगा। अब जो बेसिक है, बेसिक शुरुआत होता है जनरेशन से, उसके बाद में ट्रांसमिशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, यूटिलाइजेशन से। ये चार लेवल है पावर की, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इसको क्या कर रहा है, एक एक्यूरेट एक्यूरेट इसको मेजरमेंट करने का इसको एक ऑप्शन देता है। ठीक है। अब हम सभी को पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जो डे टू डे लाइफ के जो वर्क है, जैसे कि हमें उजाला चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें उसके बाद में पकाने के लिए माइक्रोवेव ओवन चाहिए, उसके बाद में हमें हमारा जो कपड़ा है, कपड़ा प्रेस करने के लिए आयरन चाहिए। तो ये सभी डे टू डे लाइफ के ऑपरेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और साथ ही साथ इस इस इक्विपमेंट को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब सोचिए, मतलब अगर हम देखा जाए तो जब से इंडक्शन मोटर दुनिया में आई है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, और इंडक्शन मोटर का इंडक्शन मोटर हमको मिलने का श्रेय जाता है अब तक के सबसे सुपर ह्यूमन माइंड,
निकोला टेस्ला को, रिस्पेक्टेड सर निकोला टेस्ला को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया, नींव रखी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडक्शन मोटर ने जो रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के अंदर लाया है, वो मुझे नहीं लगता है कि और किसी अन्य डिवाइस ने लाया है। आप सोचिए, इंडक्शन मोटर अगर नहीं रहती थी तो इतने लार्ज स्केल पे अभी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे गाड़ी से लेके तो मोबाइल तक, क्या ये बन पाता था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जबकि इंडक्शन मोटर ही नहीं रहेगी तो इतना सारा स्पीड और काफी एक्यूरेट वे से वर्क कैसे हो पाएगा? तो माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अ, जो क्रेडिट है वो इंडक्शन मोटर को जाएगा। ठीक है, विदाउट इंडक्शन मोटर वी कैन नॉट डू सच अ ह्यूज वर्क and very repetitively manner. So इंडक्शन मोटर अपने आप में एक दुनिया को दुनिया को बदलने वाला डिवाइस साबित हुआ। और साथ ही साथ इंडक्शन मोटर के वजह से ही हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ये हुआ है, चलन में आया है। जैसे कि पहले भाप से इंजन चलते थे, उसके बाद भाप से इंजन चलते थे तो उसके लिए काफी ज्यादा कोयला लगता था और सभी बातें। स्टीम बनाओ, स्टीम बनाने के बाद में प्रेशर क्रिएट होने के बाद में आपका इंजन चलने लगेगा, तो ये सभी बातें थी। तो अभी उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी है। और हाई स्पीड जो ट्रेन है उसका जो उसका क्रेडिट हमको जापान को देना चाहिए, क्योंकि जापान ने जो बुलेट ट्रेन है उसके उस टेक्नोलॉजी के अंदर खुद को काफी ज्यादा डेवलप और अपग्रेड किया है ओवर द वर्ल्ड। सो उसका उसका श्रेय डेफिनेटली ये जापान को जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये ऐसी स्ट्रीम है जो कि सिविल इंजीनियरिंग को भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो आप बोलेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग को कैसे हेल्प करते हैं? तो अभी अभी हम ये समझ के चलिए कि अगर मुझे सिविल स्ट्रक्चर भी खड़ा करना है तो उस कंडीशन में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये दोनों को भी जरूरत लगेंगी। अब आप बोलेंगे सर क्यों? उसका रीजन ये है कि आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, तो हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एलिवेटर्स की जरूरत है। साथ ही साथ हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बड़ी बड़ी क्रेन्स की जरूरत है, और उस क्रेन में जो हॉइस्ट रहते हैं वो हॉइस्ट इलेक्ट्रिकल के रहते हैं। ठीक है, तभी जाके वो इतना लोड लिफ्ट कर पाते हैं और इतनी हाई राइज बिल्डिंग अभी बन पाती है। इसके अंदर जो क्रेन है, क्रेन एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए सिविल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये दोनों भी स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन बखूबी इन्होंने अपना योगदान निभाया है, अपना योगदान दिया है, तभी जाके इतना हाई राइज बिल्डिंग हो पाई है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इंडक्शन मोटर नहीं रहती थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में इतना ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग बनाना पॉसिबल होता था? तो जवाब है नहीं। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप 17 मतलब 75 नंबर के फ्लोर पे आप रहते हैं और आपको नीचे जाना है, सोचिए क्या होगा। आपको 75 मंजिल नीचे जाना है, वो भी सीढ़ियां चल के। क्यों? सब्जी लाना है। तो हम समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जो 80-80 100-100 मंजिली जो बिल्डिंग बन रही है, उसका सबसे अगर सबसे
ज्यादा अगर किसी को हमने क्रेडिट देना चाहिए तो वो है वो मोटर, क्योंकि मोटर के वजह से ही एलिवेटर्स बनाना पॉसिबल हुआ है। और एलिवेटर्स के माध्यम से हम लोगों को काफी क्विक वे से, काफी जल्दी जल्दी हम ग्राउंड फ्लोर से उनके डेस्टिनेशन तक हम पहुंचा पाते हैं। तो ये इतनी इतनी रिवॉल्यूशन ला के रख दिया है इस इंडक्शन मोटर ने। तो ये सबसे एक अच्छी बात है। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ इम्पोर्टेंट contribution towards the society, and we are going to stop here. You are watching Nitin Manohar Academy free educational YouTube channel. Keep subscribe our channel if you yet not this channel subscribe, and please suggest to your friend families so that they can also take the advantage of such a good content for the student or for the viewers. Okay, we are going to stop here and you are watching anime. Thank you.